होता है, जो सफल लोगों के पास जाके सीखेगा, वो सफल लोगों की सफलता से सीखेगा, सफल लोगों के ज्ञान से सीखेगा, सफल लोगों के एक्सपीरियंस से सीखेगा। और दोस्तों, हम सब लोग बहुत ही लकी है कि हमारे पास बहुत सारे गुरुजन है, और उसमें भी आज हमारे साथ, आज के जो हमारे साथ जो हमारे गुरु है, जिनके साथ हम आज जुड़ने वाले, हम जुड़ चुके हैं, वो एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने छोटी उम्र में बहुत बड़े कारनामे किए हैं। जो कभी स्टूडेंट हुआ करते थे, जिनके पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे, जो बसों में मुसाफरी करते थे बिना टिकट के, लेकिन आज वही पर्सनालिटी 10 लाख की बलेनो कार लेके घूम रहे, हजारों लोगों की टीम खड़ी कर दी, और बहुत सारे सपने, छोटे मोटे बहुत सारे सपने उन्होंने अचीवमेंट कर दिए हैं, और जिनके पीछे आने वाले बहुत ही जल्दी करोड़पति शब्द लगने वाला है। दोस्तों, तो एक ऐसी पर्सनैलिटी को हम मिलने के लिए, क्या आप लोग रेडी हो? क्या आप लोग एक्साइटेड हो आज सीखने के लिए? तो थोड़ी सी कुछ इंस्ट्रक्शन का हम फॉलो करेंगे। जैसे हमें अपना कैमरा ऑन रखना है, ताकि सर को तो हम देख पा रहे, लेकिन सर भी हमें देख पाए, और सर का आशीर्वाद आपके ऊपर भी बरसे। तो आपको अपना कैमरा ऑन रखना है, एक सही जगह पे जाके बैठ जाना है, और डायरी और पेन साथ में रखना है, ताकि आप बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सीखने वाली चीजें है, जिसको आप नोट डाउन कर सके। क्योंकि आज हमें जो नॉलेज मिलने वाला है, वो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त नॉलेज मिलने वाला है। तो आशा रखता हूं कि बहुत सारे हमारे चैंपियंस लोग, हमारी माताएं बहनें, बहुत सारे हमारे भाई बंधु लोग आज रेडी है दिल से सुनने के लिए। सो आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं सर को सुनने के लिए, सर से सीखने के लिए। सो नन अदर अनदर देन, आज के हमारे चीफ गेस्ट, आज के हमारे गुरु जी, आज के हमारे जबरदस्त ट्रेनर मिस्टर महेश पापोद्रा सर का हम वेलकम करेंगे विथ क्लैपिंग। वेलकम सर, वेलकम महेश सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम 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 टुडेज ब्लास्टिंग डे। वेलकम सर, महेश पापोद्रा सर। Thank you very much, all of you, and welcome all champions and respected seniors. Thank you very much, दीपक मायावंशी सर। वेलकम सर, वेलकम। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने अच्छे शब्दों से मेरा स्वागत किया। और तो मैं चाहूंगा कि आगे बढ़ने से पहले हमारे बीच में दीपक मायावंशी सर है, मैं चाहूंगा कि हम सर का एक बार तालियों से अभिवादन करें कि इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको एंटरटेन किया। और जैसे हमारे सीनियर ने बताया कि आज का जो ये दिन है, सॉरी आज का जो नाइट होने वाला है, बहुत ही एनर्जेटिक होने वाला है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है, और बहुत ही शानदार होने वाला है। तो अभी भी आपकी टीम में से जो भी इंसान है आगे बढ़ना चाहते हैं, सपने पूरे करना चाहते हैं, जो आपके भरोसे पे इस बिजनेस में आए हुए हैं, इस कंसेप्ट में आए हुए हैं, तो दोस्त मेरा पर्सनली मानना कि आपकी ड्यूटी है कि वो मीटिंग अटेंड करें। वो ये आपकी ड्यूटी है कि वो मीटिंग में बैठे, कैमरा ऑन करके, डायरी नोट पेन लेके बैठे, ईयरफोन लगा के बैठे, अच्छी जगह पे बैठे, क्योंकि आज जो होने जा रहा है और आने वाले टाइम में भी होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। और जो लोग कनेक्ट हो चुके हैं, मैं बता दूं, मेरा नाम महेश पापोद्रा है, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूं, और एज ए स्टार एम्बेसडर ड्यूसॉफ्ट में मैं वर्किंग कर रहा हूं। और इसके मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माय ग्रेट अपलाइन, माय सीनियर, मेरे गुरुजी मिस्टर संजय धीमान सर एंड गुरु मां अंजू धीमान मैम, एंड ऑल टीम जेनेसिस इंटरनेशनल। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा टीम मैनेजमेंट का, ड्यूसॉफ्ट सिस्टम का, सारे चैंपियंस का, कि जिनकी वजह से आज मुझे आप लोगों के सामने बोलने का मौका मिल रहा है, जिनकी वजह से मैं आज आप लोगों के सामने रूबरू हो पा रहा हूँ। और सबसे ज्यादा धन्यवाद भगवान का कि लाइफ में बहुत सारी मुसीबत आई, बहुत सारा विरोध हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बहुत सारी तकलीफ देखी, लेकिन स्टिल नाउ आई एम वर्किंग। आज मैं इस सिस्टम में हूँ, तो मैं अपना ये खुश नसीब मानता हूँ दोस्त कि आज भी मैं इस बिजनेस में हूँ। तो मैं चाहूंगा जो भी लोग यहाँ पर है, एक बार कम से कम अपने अपने लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए, अपने लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि आज आपने इस मीटिंग को ज्वाइन करके, आप इस मीटिंग को कनेक्ट करके आपने कम से कम ये साबित कर दिया है कि आप अपने जीवन के लिए सीरियस हो,
आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो। और दोस्त मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग वीडियो स्टार्ट करके एक अच्छी जगह पे नहीं बैठ सकते, ठीक है, वीडियो स्टार्ट करके अच्छी जगह पे नहीं बैठ सकते, वीडियो स्टार्ट करके अपना बिहेवियर वीडियो में अच्छा नहीं रख सकते, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका वीडियो बंद ही सही है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं चालू मीटिंग्स में वो रोटी बनाएंगे, बर्तन धोएंगे। तो दोस्त आप साबित कर रहे हो कि आप इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बर्तन धोने के लिए, रोटी बनाने के लिए, झाड़ू कटका या पोछा लगाने के लिए आए हो। कुछ लोग चालू मीटिंग में बनियान में वीडियो स्टार्ट करके सोते सोते, तो ये भी पता, वो भी बंदा अपने आप को साबित कर रहा है कि सर मैं इस बिजनेस को आज भैंसा 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 ही ज्वाइन किया है और सारा भैंसा ही जाएंगे, ठीक है। तो दोस्त अगर रिक्वेस्ट है, अगर कम से कम अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम हमारी बेइज्जती तो मत करो यार, ठीक है, सिस्टम की बेइज्जती मत करो। मैं इस सिस्टम को कितना आगे लेके जाऊंगा ये बात की बात है, लेकिन यस, मैंने जिस दिन मुझे इस सिस्टम में बेनिफिट होना चालू हुआ, जिस दिन मुझे इस बिजनेस में कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो, मैंने दोस्त कसम खाई कि लाइफ में जो भी मैं काम करूंगा इस सिस्टम में कुछ अच्छा करूंगा, लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से या मेरी वजह से मेरी सिस्टम को धब्बा लगे, मेरी अपलाइन को धब्बा लगे और मेरे काम को धब्बा लगे। ये थोड़ा स्ट्रिक्ट मैटर था, सो मैंने आपको बोल दिया। बाकी जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है, कोई किसी को कोई जबरदस्ती कुछ करवा नहीं सकता है। अब बात करते हैं दोस्त टॉपिक की, और आज का जो टॉपिक्स है वो है ड्रीम बिल्डिंग एंड कमिटमेंट का। अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट बीते 15 दिनों में, 1 महीने में, मैंने और अनुखिलाल पंचाल सर ने जो आप लोगों के साथ डिस्कशन किया बारी बारी, और डिस्कशन में फॉलो थ्रू के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे थे। ड्यूसॉक को अगर सही ढंग से अगर हमें काम करना है, आगे लेके जाना, हमें सपने पूरे करना है, तरक्की करना है, जिंदगी बदलना है और तरीके से आगे बढ़ना है, तो दो सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है, जो टीम जेनेसिस ने बनाया हुआ है, हमारे गुरुजी ने सिस्टम को बनाया हुआ है। और आने वाले 2 मिनट में मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले हमने सीखा था विजन क्लियरिंग। सबसे पहले अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो तो आपका विजन क्लियरिंग होना जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको इस बिजनेस को क्यों करना है, और उसमें सबसे पहले आता है माइंडसेट एंड काउंसलिंग, कि आपका दिमाग का एक माइंडसेट होना चाहिए कि आप इस काम को क्यों कर रहे हो, काम करोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, काम करोगे तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है, तो आपका माइंडसेट होना जरूरी है। उसके अलावा दोस्त YMLM, कि हम इस बिजनेस में है या हम इस कंसेप्ट में है, डायरेक्ट सेलिंग में है, ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कितना पावरफुल है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की वजह से क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, वो भी सर ने हमको बताया। उसके बाद सर ने हमें बताया कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, उसमें ड्यूसॉफ्ट को ही हमने क्यों चुना, ड्यूसॉफ्ट को ही क्यों चुने, तो ड्यूसॉफ्ट बेस्ट कंपनी क्यों है, ड्यूसॉफ्ट का क्या पावर है, उसके बारे में हमने जाना। उसके अलावा हमने जाना टीम जेनेसिस, पावर ऑफ टीम जेनेसिस इंटरनेशनल, कि टीम जेनेसिस क्या है, टीम जेनेसिस से सीखने के हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है, हमारी लाइफ में टीम जेनेसिस क्या क्या परिवर्तन ला सकता है। तो हमने टीम के बारे में सर ने हमें बताया, कैसे कैसे लीडर है, कितने मजबूत लीडर है जो एक सामान्य जिंदगी जी रहे थे आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। उसके अलावा दोस्त लास्ट में 2 टॉपिक बचे थे, वो थे बिल्डिंग स्ट्रेंथ में 2 टॉपिक बचे थे, वो है ड्रीम बिल्डिंग एंड एक कमिटमेंट। अब दोस्त यहाँ पे मैं आज बड़ी बड़ी कोई बातें नहीं करूंगा, लेकिन मैं वो बातें करूंगा जो प्रैक्टिकली है, और वो कम से कम आपको अपना आईना दिखाएगी, वो आपको अपना इस बिजनेस में आपको अपना एक आईना दिखाएगी कि आप इस बिजनेस में कर क्या रहे हो। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों में जो आपने सीखा, ठीक है, जस्ट वेट, वो क्या था, उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे, ताकि मैं चाहता हूं इस मीटिंग के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाए। जैसे कि दोस्त आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो डेफिनेटली आपने ड्रीम लिस्ट बनाया होगा, ठीक है, ड्रीम लिस्ट बनाया होगा।
आपने इस प्रकार से ड्रीम लिस्ट बनाया होगा कि भाई पहले 1 से लेके 2 महीने 3 महीने, भाई 2000 से लेके 50,000 की इनकम है वो मैं 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर 50,000 से लेके 1 लाख तक का ड्रीम। उसके अलावा मतलब 1 साल से ज्यादा का जो ड्रीम होता है तो 10 लाख के ऊपर का होता है। और उसके हिसाब से हमें हमें अपलाइन ने ये भी बताया कि भाई ड्रीम हमारे पास स्वीट कार होनी चाहिए, बैंक बैलेंस, उसके लिए इनकम बढ़ाना है तो उसके लिए ड्यूज पर बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्ट व्हीकल है, बराबर है। उसके अलावा ये भी बातें हुई, ऐसी बहुत सारी आपने प्लानिंग बनाया कि भाई घर को पॉजिटिव करने के लिए मम्मी को चेन गिफ्ट करेंगे, फिर आप फादर को ये गिफ्ट करेंगे। मतलब कि दोस्त आपके पास ड्रीम लिस्ट कंप्लीट है। मैं इसमें जाना इसलिए नहीं चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई हुई है, मेरी खुद की वहां पे चिपकी हुई है। मैं आपसे बात कर रहा हूं लेकिन मेरा ड्रीम लिस्ट सामने है, ठीक है। इवन मेरे पास आज भी 2022 का प्लानिंग है, 2023 का प्लानिंग है, और 2025 तक मैं अपने लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट करना चाहता हूँ, किन किन प्रॉब्लम को खत्म करना चाहता हूँ। मेरे पास प्लानिंग है और आपके पास भी प्लानिंग होगा। लेकिन दोस्त यहाँ पे सवाल ये है कि हमें सपना मालूम है, सपनों की कितनी कीमत है। कि जैसे कि आपने सपना बनाया गाड़ी का, तो आपको 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर के लिए कितना पैसा लगता है, कौन सी कंपनी की गाड़ी चाहिए, कब चाहिए, सब कुछ मालूम है। लेकिन दोस्त ज्यादातर लोगों का होता क्या है, ज्यादातर लोगों का ऐसा होता है कि सर उनकी तारीखें बदलती है। बोले सर अभी ये दिवाली पे नहीं लाएंगे, अगली दिवाली पे गाड़ी लाएंगे। दिवाली आ गई, बोले सर अभी होली पे लाएंगे। और वो लोगों को गब्बर सिंह की तरह पूछते रहते, कब है होली, कब है होली, होली कब है, ऐसा पूछते रहते हैं। होली चले जाते उसके बाद वो कोई और त्योहार आ जाता है, और त्योहार आ जाता है, और 1 साल 2 साल 3 साल हो जाने के बाद भी उसका सपना पूरा नहीं होता है, उसका टारगेट पूरा नहीं होता। ऐसा कितने लोगों के साथ हो रहा है दोस्त। शुरू में मेरे साथ ऐसा हो रहा था। ड्यू स्वैप में शुरुआत के 4-5 साल मैंने मेरे जो मतलब कि रॉयल्टी ऑर्डर बनने तक जो मेरा टारगेट था, मतलब कि कई बार भी वो टाइम पे पूरा नहीं हुआ है, पूरा हुआ है लेकिन टाइम पे नहीं हुआ है। कभी 10 दिन ज्यादा चले गए, कभी 2 महीने ज्यादा चले गए। तो दोस्त एक बार मैंने मेरी मैं चाहूंगा कितने लोग हैं जिनके साथ भी ये हो रहा है, मतलब कि आप कमेंट कर सकते हो कि भाई आपने जो सपना लिया है उसके ऊपर आपका काम हो ही नहीं रहा है। मतलब कि डेट बदल जाती है, तारीख। बॉस इसमें ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने जिस तारीख को स्कूटी का डेट मारा उसी तारीख को स्कूटी आई। तो दोस्त यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कि भाई प्रॉब्लम कहां पर है। अपलाइन अच्छा सिखा रही है, रेगुलर मीटिंग्स हो रही है, डेली रात को 8 बजे जूम मीटिंग्स हो रही है, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस अवेलेबल है। अभी अभी जो भी सारी चीजें मैंने आपको बताई ट्रेनिंग्स के बारे में, चाहे वो अनोखीलाल सर की ट्रेनिंग हो या मेरी ट्रेनिंग हो, मैंने यूट्यूब चैनल में भी डाल दिया है। मेरी चैनल का नाम है महेश पापोद्रा। मैं यहाँ पे उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जमाना डिजिटल है, अभी डीवीडी का जमाना है नहीं, लोग क्लिक करके सीखना चाहते हैं। तो हमने वो सारी चीजें हमने यूट्यूब पे मैंने अच्छी अच्छी चीजें डाली है जो हमारे काम की है। तो दोस्त मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सीखने के लिए जो चीजें अवेलेबल है उसके बावजूद भी कुछ लोगों को जो अचीवमेंट होनी चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए, वो नहीं बन पाते। दोस्त उसका कारण क्या है। जब मेरे पास ये सारी प्रॉब्लम आई तो दोस्त मेरे भी 5 साल हो गए थे, मैं रॉयल्टी होल्डर बन गया था, 1250 की टीम मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन दोस्त मेरे को जीवन में मतलब कि मुझे आगे बढ़ना था, तरक्की करना था, बहुत कुछ था। और मैं अपलाइन को कंप्लेन करता था कि सर मेरा इतना काम नहीं चल रहा जितना चलना चाहिए, मेरा इतना काम नहीं चलता जितना चलना चाहिए। दोस्त संजय धीमान सर ने मुझे जो स्टोरी बनाई, संजय धीमान सर ने जो मुझे स्टोरी दिखाई, संजय धीमान सर ने जो मुझे बातें बताई, क्या आप सुनना चाहते हो बातें क्या थी? आज आपको इस मीटिंग में मैं आज इस मीटिंग में मैं आपको चमकता चमकता हुआ देख रहा था, लेकिन उस टाइम पे मेरा मुंह इतना सा हो गया था कि सर मैं काम कर रहा हूँ रॉयल्टी होल्डर, लेकिन मेरा इतना हो नहीं रहा। प्रॉब्लम क्या है? मैं प्रॉब्लम मेरी अपलाइन से डिस्कशन कर रहा था। लेकिन दोस्त कहते हैं ना, अपलाइन इज ऑलवेज राइट।
और मेरी अपलाइन तो इतनी मैं चाहता हूँ भगवान सभी लोगों को ऐसी अपलाइन दे। धन्यवाद करना चाहूंगा संजय धीमान सर को, जिन्होंने मेरा काउंसलिंग किया। मेरी सबसे अच्छी चीज ये है दोस्त कि मैंने जब भी मुझे समझ में आई कि मेरी बात सुनने वाला कोई है, दोस्त मैंने अपनी प्रॉब्लम अपनी अपलाइन के साथ बताई, अपनी डाउनलाइन के साथ नहीं बताई, ना ही अपनी क्रॉस लाइन के साथ बताई। लेकिन मैंने अपनी प्रॉब्लम का डिस्कशन मेरी अपलाइन के साथ जरूर किया, लेकिन वो डिस्कशन मेरा सॉल्यूशन मांगने के लिए था, कंप्लेन करने के लिए नहीं था। मैं शुरुआत में मेरे सुर कंप्लेन किए थे, लेकिन जिस दिन मुझे संजय धीमान सर ने ये चीज बताई, मेरा सोचने का तरीका बदल गया, जिंदगी जीने का तरीका बदल गया। और मैं बताना चाहूंगा दोस्त, मेरी पूरी की पूरी लाइफ बदल गई। अभी एक मार्केट में डायलॉग चल रहा है, मालूम है? पुष्पा पुष्पराज, मैं साला झुकेगा नहीं। हेलो, कितने लोगों को डायलॉग मालूम है? आज वो डायलॉग मेरे दिन में 50 बार बोला होगा, 50 बार कि मैं साला झुकेगा नहीं। कितने कितने लोगों ने ऐसा, कितने लोगों ने ये डायलॉग इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आपने सुना होगा कि मैं साला झुकेगा नहीं। दोस्त जिस दिन मेरी मीटिंग, चलो पुष्पा मूवी तो अभी 1 महीने से आया है और मैंने उसको कल रात को देखा, लेकिन ये जो डायलॉग है ना, 2015 के बाद 2015 के बाद जब से मेरी संजय धीमान सर के साथ मीटिंग हुई, तो दोस्त मेरे दिमाग में भी एक डायलॉग आया, मेरे दिल में भी एक डायलॉग आया और मेरे खून में चला गया। दोस्त बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत लोगों ने विरोध किया, बहुत लोगों ने बोला तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, तेरी औकात नहीं है, तो ड्यूसवा पे कुछ करेगा। सर एक ही मन में डायलॉग होता, साला कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है और झुकना नहीं है, करके दिखाएंगे, क्योंकि जिसकी बात एक उसका बाप एक। तो डायलॉग तो अभी आया पुष्पा वाला कि मैं साला झुकेगा नहीं, लेकिन दोस्त मेरा तो 2015 से चल रहा है कि मैं साला रुकेगा भी नहीं और झुकेगा भी नहीं। और दोस्त बताना चाहूँ वो स्टोरी क्या थी, जानना चाहते हो? संजय धीमान सर का जो बात करने का तरीका है, हम कितने भी प्रॉब्लम लेके जाए, कितनी भी बातें लेके जाए, लेकिन वो बातें बताते हैं ना दोस्त कि आपके दिमाग के जो एंटेना है वो खुल जाते हैं। सॉरी फॉर दोस्त, संजय धीमान सर ने मुझे बताया कि महेश जी एक लड़का था और लड़का मतलब कि अच्छे परिवार से था, बाप अच्छी अच्छी नौकरी करता था, मतलब सरकारी नौकरी में था, घर में मतलब खाने पीने में सब सुखी थे। लेकिन 22 साल की उम्र, 22-23 साल की उम्र रही होगी, बच्चा ग्रेजुएशन कर लिया था, बच्चे ने अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर ली थी। और एक दिन उसके बाप ने बच्चे को बोला कि बेटा अगर इस घर में रहना है, बेटा इस घर में रहना है तो तुम्हें डेली का मुझे 200 रुपया देना पड़ेगा। अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो डेली का 200 रुपया कमाना पड़ता। डेली तू कुछ भी करे, तू नौकरी कर, सरकारी नौकरी कर, बिजनेस करने जा, मजदूरी कर, कुछ भी कर, लेकिन मेरी कंडीशन है कि आज के बाद तू डेली मुझे 200 रुपया देगा। अगर 200 रुपया नहीं देगा तो तुझे खाना नहीं मिलेगा, घर में रहना नहीं मिलेगा। दोस्त ये डिसीजन सुन के, इस निर्णय को सुन के लड़का अपनी माँ के सामने देखने लगा और उसकी वो समझ ही नहीं पा रहा कि आज पापा ने अचानक से ऐसा क्या बोला, पापा ने अचानक से क्या बोल दिया। मम्मी भी बोलते यार ये क्या बोल रहे, बोले तुम चुप रहो, अगर इसको घर में रहना है तो डेली का 200 रुपया देना पड़ेगा, डेली का तुमको ये सब देना पड़ेगा। और दोस्त क्या हुआ, अब बंदे ने पढ़ाई किया था, इधर उधर वो गप्पे लड़ा रहा था, उसके पास कोई साधन तो था नहीं कमाई का। तो उसने दूसरे दिन क्या, उसकी पॉकेट मनी थी, पॉकेट मनी थी, निकाल के दी। शाम को आया, पापा को बोला, पापा, पापा टेबल पे बैठे थे, पापा बोलते आज के पैसे, बोले पापा ये 200 रुपया। पापा ने बोला जो 200 रुपये है ना, घर के पीछे कुआं है,
घर के पीछे कुआं है, उसमें डाल दे। लड़का गया 200 रुपया लिया और कुएं में डाल दिया, खा ले। दोस्त दूसरा दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, रात को 8 बजे घर पे आया। पापा ने बोला पैसा, बोले पापा ये 200 रुपया, क्योंकि उसके पास पॉकेट मनी थी 500 रुपया। 200 रुपया पापा ने बोला घर के पिछवाड़े में कुआं है, उसमें डाल दे, डाल दिया। तीसरे दिन हुआ तो मम्मी को बोलता मम्मी 100 रुपया देना। मम्मी ने बोला ले बेटा 100 रुपया लेके जा। मम्मी ने 100 रुपया दिया, 100 रुपया अपना जोड़ा, 200 रुपया हो गया। पापा को बोलता पापा आज के 200 रुपया। पापा ने बोला 200 रुपया है, घर के पिछवाड़े कुएं में डाल दे, कुएं में डाल दे और खाना खा ले। दूसरे दिन हुआ, मम्मी को बोलता मम्मी, चौथे दिन को मम्मी को बोलता मम्मी 200 रुपया। मम्मी बोलती ले बेटा। मम्मी ने फिर से 200 दिया। रात को 8 बजे पापा को बोलता है पापा आज का 200 रुपया। पापा ने बोला भैया 200 रुपया पीछे कुआं में डाल दे, डाल दिया। सुबह मम्मी को बोलता मम्मी आज के 200 रुपया तो दो। मम्मी बोलती बेटा देख, तेरे पापा ने मुझे जो पैसे दिए थे वो घर का सामान लाने के लिए, राशन पानी लाने के लिए था, और तेरी बहन की फीस लाने के लिए थे। अब मेरे पास आज कुछ बचा नहीं है। अगर तू घर पे खाना खाना चाहता है तो आज 200 रुपये का जुगाड़ तुझे खुद करना पड़ेगा। 200 रुपये का जुगाड़ तुझे खुद करना पड़ेगा। दोस्त, दिन था 5वां, लड़का सुबह 8 बजे सोच रहा किससे मांगू, मैं मांगूंगा तो क्या लगेगा। और उस बंदे ने सोचा कि यार चल आज कुछ काम करता हूं। 23 साल में कुछ नहीं किया, वो काम मांगने के लिए जाता है। एक होटल के पास जाता है, बोले सेठ जी मुझे काम पे रखोगे ना। सेठ जी बोले कि आज तक कुछ काम किया। बोले कुछ नहीं किया, मैं तो कॉलेज कर रहा था। बोले तो यहाँ पे बर्तन धोना पड़ेगा, करेगा क्या। बोले नहीं, बर्तन नहीं धोएगा मैं। तो फिर निकलो, बोले कोई काम नहीं है। एक दुकान पे गया, दुकान पे जाके सेठ कोई मालिक को बोलता है तो मालिक मुझे आपकी दुकान पे रखोगे। बोले तुम्हें दुकान के बारे में कुछ जानकारी है। बोले मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो दुकान में क्या करेगा। बोले मुझे आता कुछ नहीं, आप काम करो। बोले तो तुझे आता ही नहीं तो तुझे रखूंगा क्या। दोस्त ऐसे 3-4 जगह पे गया, ऐसा कर करके देखा तो उसको पता चला कि सारा 10 तो बज चुके हैं। अब उस बंदे ने सोचा कि आज अगर मैंने घर पे 200 रुपया लेके नहीं गया, आज मैं घर पे 200 रुपया नहीं लेके गया तो मेरा क्या होगा। पापा डांटेंगे, खाना मिलेगा नहीं, और बहुत तकलीफ होने वाली है। कुछ भी करना पड़ेगा। 200 चौराहे पे जहां पे मजदूर खड़े रहते हैं ना काम मांगने के लिए, वहां पे सारे मजदूर जा रहे थे। लास्ट में एक मजदूरों की टोली जा रही थी जो कंस्ट्रक्शन काम कर रही थी, बिल्डिंग बनाने का। तो उसको बोलता भाई साहब मुझे काम पे लेके जाओगे। बोले यार तू तो अच्छे भले घर का दिख रहा है, अच्छे कपड़े पहने, तू बोले ये काम करके क्या करेगा। बोला भाई साहब आप मुझे कुछ भी करके मेरे साथ लेके जाओ, आपके साथ मुझे लेके जाओ। 200 उसके साथ गया, उन लोगों के साथ गया। वहां पे देखा को कुछ लोग रेत डाल रहे हैं, कुछ कोई पानी डाल रहा है, कोई ईंटें उठा के ऊपर डाल रहा है। तो बोले ये मारे कर ले। वो मजदूर ने उसको कॉन्ट्रैक्टर के पास, मजदूर को हाथ जोड़ के बोलता है मजदूर, तब तक तो 11 बज चुके थे। बोले भाई साहब मुझे काम मिलेगा। बोले काम तो मिलेगा लेकिन तू करेगा क्या। दोस्त अब क्या है, 11 बज चुके थे, उसके पास कोई टाइम नहीं था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब क्या था, अब वो टेंशन में था कि साला करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। बोले सेठ आप जो बोलोगे वो काम करने के लिए रेडी हूं, लेकिन रात को काम खत्म होने के बाद आप मुझे 200 रुपया जरूर दे दे। बंदा बोलता मैं तुझे 300 दूंगा लेकिन काम करना पड़ेगा। बोले आप सेठ आप जो बताओ मैं करूंगा। और दोस्त अब क्या है, उस बंदे से उसके कपड़े खराब हो रहे हैं। सेठ ने बोला तुझे ईंटें उठा उठा के दूसरे माले पे लेके जानी पड़ेगी। वो बंदा 2-2 ईंट 3-3 ईंट जैसा उससे हो रहा है देख रहा है, और वो साथ में डर भी रहा कि यार मैं काम नहीं करूंगा तो सेठ पैसा नहीं देगा, काम नहीं करूंगा तो सेठ पैसा नहीं देगा। दोस्त जो लड़का पिज्जा बर्गर खाने वाला था, आज उसको भूख भी लगी तो दोपहर में 2 घंटे के बाद वो मजदूर के साथ बैठ के उनकी रोटी और अचार के साथ खाना खा लिया।
क्योंकि आज उसके पास पैसे नहीं थे। 2 घंटे के बाद सेठ ने बोला कि तुझे तीसरे माले पे भी लेके जाना है, ये सारी ईंटें तीसरे माले पे लेके जा। वो दोस्त कभी ईंटें ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर से कुछ सामान नीचे लेके आ रहा है, ऐसा कर करके उसका पूरा कपड़े खराब हो गए, पूरा थक गया। और रात को उसके हाथ में तो 200 रुपये आए। और रात को दोस्त उसके सामने जब 200 रुपये आए, अब क्या था, बंदा थका आ रहा, इधर उधर करके घर पे पहुंचा। घर पे पहुंचते पहुंचते पहुंचा तो बड़ा भूख लगी थी, लेकिन थोड़ी मन में खुशी भी थी, चलो 200 रुपया आज तो मिलेगा, आज मतलब कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 200 रुपया आ चुका है। पापा को बोलता है कि पापा ने बोला आज का 200 रुपया। पापा ने देखा कि बंदे ने मेहनत करी है, पापा ने कुछ नहीं बोला, बोले 200 रुपया लाओ। बंदे ने 200 रुपया निकाला, बोले लो पापा। बोले मुझे क्या देता है, पीछे कुआं है ना उसमें डाल दे। बंदा 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, 4 कदम हटा, फिर पापा बोलता डाल दे भी राजा, जल्दी जल्दी खाना खाने के लिए। बोले मैं ये 200 रुपये कुएं में नहीं डालूंगा। बोले क्यों? क्योंकि मैंने पूरे दिन मेहनत करी है, तकलीफ सहन करी है, उसके बाद मुझे 200 रुपये मिले हैं, और ये 200 रुपये मैं कुएं में नहीं डालूंगा, क्योंकि ये मेरी मेहनत की कमाई है। तो बाप ने भी थाली साइड में रख के बोली कि कमीने आज तक तो तू जो उड़ा रहा था वो क्या मेरी हराम की कमाई थी? वो भी मेरी मेहनत की कमाई थी, वो भी मेरी मेहनत की कमाई थी जो तू आज तक उड़ाते आया था। दोस्त, मैं समझ गया संजय धीमान सर क्या कहना चाहते हैं। मैं बताना चाहूंगा दोस्त, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो कभी मैंने सीरियसली अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, कभी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप जो पैसा फीस के रूप में भर रहे हैं कॉलेज का या हॉस्टल का, फीस के रूप में जो भरा जा रहा है वो मेरी बहनों की मेहनत की कमाई थी। क्योंकि मेरी बहनें, मेरी जो सिस्टर थी वो खेत में मजदूरी करती थी, उन्होंने अपनी पढ़ाई करनी चाहिए थी लेकिन पढ़ाई नहीं करी, उन्होंने मजदूरी को चुना, खेती काम को चुना, और वहां से वो पढ़ाई का पैसा मुझे भेज रहे थे। और दोस्त मैं पढ़ाई कर रहा था, और मैं क्या कर रहा था पता है? अच्छे नंबर लाया बैठ गया, अच्छे नंबर लाया बैठ गया। मैं भी लोगों की तरह राह देख रहा था, सरकारी नौकरी मिलेगी, कुछ मिलेगा, ये मिलेगा, और मैं परिवार के लिए कुछ करूंगा, और मैं आराम से बैठ जाता दोस्त। और उसके बाद जब मुझे ड्यू शॉप स्टार्ट करने का मौका मिला तो ड्यू शॉप भी मैं अपना खर्चा करने के लिए निकल रहा था, मुझे घर की कोई नहीं पड़ी थी उस टाइम पे। मैं जो है वो फैक्ट्स बता रहा हूँ दोस्त। और मैंने ट्रेनिंग अटेंड की। तो दोस्त मैं उस टाइम पे भी मैं इतना सीरियस नहीं था, लेकिन जिस दिन मुझे संजय धीमान सर ने बात बताई दोस्त, ठंडी का टाइम था दोस्त, कड़ाके की ठंडी कर रही थी, गिर रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पे पसीना था, मेरा बॉडी पूरा पसीना पसीना हो गया था। और दोस्त उस दिन मैंने सोचा कि यार मेरे माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और मैं बाइक लेकर अच्छी टाई पहन के घूम रहा हूँ, और मैं अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोच रहा था। मेरे पास लिम लिस्ट था, मेरे पास लैपटॉप था, मेरे पास बाइक था, लेकिन कभी भी मैंने उस टाइम पे परिवार के बारे में सीरियसली मैं सोच नहीं रहा था। प्रॉब्लम थी, घर की भी प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं सोच नहीं रहा था दोस्त। और मुझे कोई नेगेटिव करता था, मेरा कोई मजाक उड़ाता तो मैं काम डिले कर रहा था, स्लो कर रहा था। लेकिन दोस्त रॉयल्टी होल्डर बनने के बाद दोस्त मेरा बिजनेस डाउन हुआ, मेरी प्रॉब्लम आई, मेरा बिजनेस जो टॉप पे था वो 1500 लोगों का टीम डेड हो गया, मेरे पास उस टाइम पे खर्चा हो गया, बहुत कुछ हो गया, सब डाउन हो गया। लेकिन दोस्त दिमाग में एक ही मेरे, क्योंकि उसके बाद मेरे दिमाग में जो संजय धीमान सर ने जो बातें बताई थी ना, वो मुझे सोने नहीं दे रही थी। संजय धीमान सर की बातें मुझे रात को हमेशा याद आ रही थी कि आज तूने अपने परिवार के लिए क्या किया, आज तूने अपने माँ बाप के लिए क्या किया, आज तूने ऐसा क्या काम किया जिससे तेरे सपने पूरे होंगे, आज तूने ऐसा क्या किया कि 2 साल 5 साल के बाद तू अमीर बनेगा, तेरे घर में पैसों की प्रॉब्लम दूर होगी,
तेरी घर की तकलीफें दूर होगी। जो लोग तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग तेरे बारे में सोच रहे हैं, जो लोग तेरे बारे में भला बुरा सोच रहे हैं, उसको जवाब देने के लिए आज तूने क्या किया? तो दोस्त मुझे पता चलता था कि साला मैंने कुछ नहीं किया। और मैं बताना चाहूंगा दोस्त कि 2017 के बाद मेरे लाइफ में 2017 में मेरे लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। मेरा बिजनेस डाउन हो गया, मेरे घर पे बहुत सारा कर्जा हुआ, सब कुछ हुआ। लोग मेरे साथ बात करने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि मेरी फैमिली एक प्रॉब्लम हुई थी और उसकी वजह से बहुत मेरी मजाक उड़ी थी। परिवार में रिश्तेदार, दोस्त, कोई मतलब कि हर बंदा मुझे ब्लेम कर रहा था। लेकिन दोस्त उस टाइम पे नहीं मेरे पास कोई ट्रेनिंग था, नहीं कुछ था, लेकिन बस एक ही बात थी कि यार पुरानी लाइफ में वापस नहीं जाना है, पीछे वाली जिंदगी को जीना नहीं है। और जो आज तक बोला है कि मैं अच्छी गाड़ी लूंगा, अच्छा घर बनाऊंगा, अपने माँ बाप को एक अच्छी, अपने माँ बाप के साथ रहूंगा, उनको रिटायरमेंट वाली जिंदगी दूंगा, और ये जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं साला शांति से बैठेगा नहीं। दोस्त मुझे कोच के बाद कोई मुझे समझाने के लिए नहीं आया, कोई मुझे ट्रेनिंग देने के लिए नहीं आया, कोई मुझे बताने के लिए नहीं आया। बस दिमाग में एक सनक बैठी थी कि साला कुछ भी हो जाए, जो मैंने सोचा है, जो मैंने बोला है, वो मुझे साबित करके दिखाना है, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर हो जाए चाहे दुनिया इधर हो जाए। और दोस्त मैं बताना चाहूंगा वो जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी, उस प्रॉब्लम के बाद दोस्त मेरे जेब में ड्यू शॉप में ज्वाइन करने के बाद, टीम बनाने के बाद जो प्रॉब्लम आई, 6 महीने में काम नहीं कर पाया। मेरी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मुझे जेल में भी जाना पड़ा, 101 दिन तक मैं जेल में भी रहा। मेरा टीम सब कोई नौकरी में लग गया, किसी ने काम छोड़ दिया, सब कुछ हुआ। लेकिन दोस्त मार्केट में निकलने के बाद मैंने कोई नौकरी को नहीं पकड़ा, क्योंकि अब मेरे को गुस्सा आ रहा था कि यार मुझे वापस वाली जिंदगी में नहीं जाना है, पुरानी लाइफ में नहीं जाना, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, मुझे अपनी लाइफ को बदलना है, मुझे इन सारी चीजों से निकलना है। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे, मेरे बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे अपने आप को साबित करना है। और जब तक मैं अपने लेवल पे टाइम पे नहीं, टॉप पे नहीं पहुंचूंगा ना, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँ, तब तक मुझे आगे नहीं बढ़, तब तक मैं शांति से नहीं बैठने वाला। और दोस्त कभी मैं सूरत, कभी अहमदाबाद, कभी राजस्थान, कभी महाराष्ट्र, कभी एमपी, जहां पर भी ट्रेनिंग होती, मैं अपनी कमियों को दूर करने के लिए मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी, मीटिंग अटेंड करी। टाइम टू टाइम मैं अपलाइन से मिलता रहा, अपलाइन को फोन करके बताता सर मैंने ये काम किया, वो काम किया। मैंने अपनी टीम की ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया, मुझे जो भी आता था मैंने करना स्टार्ट किया। और मैंने कसम खाई कि आने वाला 8 महीने के बाद मेरे पास अपनी 4 व्हीलर होगी। और जब तक 4 व्हीलर नहीं आएगी, मैं नहीं बाल कटवाऊंगा। मैंने बड़े लंबे लंबे बाल कर रखे थे उस टाइम पे, नहीं मैं अपने बाल कटवाऊंगा, नहीं मैं किसी की शादी करूंगा, नहीं मैं किसी की शादी में जाऊंगा, और नहीं मेरी शादी के बारे में तब तक सोचूंगा जब तक मैं अपना टारगेट अचीव नहीं करता। जब मैं अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग पे हाथ डालूंगा, बलेनो डीजल टॉप मॉडल, दोस्त उससे पहले कभी भी मेरी ड्रीम्स 4 व्हीलर का मैंने लिख के रखा था, लेकिन कभी मैं उसके बारे में सीरियसली नहीं सोचता था। लेकिन लोग मजाक उड़ाते, तू तो गाड़ी की बात कर रहा, तू तो बड़े बड़े पैसों की बात कर रहा था। दोस्त उस कसम के बाद दोस्त मैंने कमिटमेंट किया कि जब तक साला गाड़ी लूंगा नहीं ना, तब तक मैं शांति से बैठूंगा नहीं। मैं महीना महीना तक दोस्त घर पे नहीं जाता था, मैं एक एक महीने तक घर पे नहीं जाता था, कभी टाउन लाइन के घर पे सो जाता था। मेरे पास पैसे नहीं होते थे उस टाइम पे। मैंने एक बंदे से 10,000 रुपया उधार लिया, और उस 10,000 को लेके मैं मार्केट में मेहनत करना स्टार्ट किया, क्योंकि अब कसम खाए तो कुछ भी हो जाए, मुझे उधार पैसा लेना पड़े, लोगों से लेना पड़े, लेकिन मैं घर से पैसा नहीं मांगूंगा। मैं दूंगा जरूर, भले 5,000 दूंगा, लेकिन मैं घर से 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मैं शादी करूंगा, जो भी करूंगा, लेकिन मैं जितना भी होगा अपने दम पे करूंगा, लेकिन मैं घर पे नहीं जा, घर से पैसा नहीं लेना चाहता। और दोस्त 2017 से लेके अभी तक मैंने नहीं लिया। हाँ, अर्जेंट में मेरी गाड़ी लेने के बाद अर्जेंट में 2 महीने में शादी हुई, तो घर वालों ने वो जबरदस्ती उस टाइम पे मुझे फोर्स किया, क्योंकि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम हुई थी उसकी वजह से मैं परिवार को दूसरी बार प्रॉब्लम में डालना नहीं चाहता था। उन्होंने बोला, वहां पे मैंने शादी करी, आज मैं बड़ा हैप्पी हूं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा दोस्त
कि जब गाड़ी नहीं ली थी तब मेरा मेंटल स्टेटस क्या था दोस्त। मैं जब भी प्लान दिखा रहा, मैं ईयरफोन में गाने सुनते सुनते भी दोस्त मुझे बस गाड़ी दिखा रही है, रेड ब्लू कलर की बलेनो गाड़ी दिखाई दे रही है। मैं कहीं पर भी मुझे बस वो कहीं पर भी ऐसे जा रहा तो मुझे गाड़ी दिखाई दे रही है, मुझे मेरे पास प्रॉब्लम है, मैं बीमार हूँ, ऐसे कोई चीजें मुझे याद नहीं थी। कोई मेरा मजाक उड़ा, मैं उसके सामने देखता भी नहीं था। दिमाग में बस एक ही सनक थी, एक ही धुन थी, ये गाड़ी लेनी है लेनी है लेनी है लेनी है और लेनी है। मैं घर पे आता था तो परिवार वाले मुझे लड़की के बारे में, जब भी मैं घर पे आया 2 दिन के 4 दिन के लिए, तो दोस्त 3 लड़कियों को देखने के लिए जाना है, 4 लड़कियों को देखने के लिए जाना है, क्योंकि परिवार वालों को मेरी शादी को लेकर टेंशन थी कि भाई इसकी शादी करवानी, इसकी शादी करवानी है। तो मैं लड़कियां देखने के लिए जाता था, लेकिन मैं मना करके आता था दोस्त। और उसी वजह से मैं घर में टेंशन होता था कि यार इसको इसको तो साला कोई लफड़ा तो नहीं है ना, इसका कोई प्रेम प्रकरण तो नहीं है ना, इसका कहीं इसको कोई लड़की के साथ चक्कर तो नहीं है ना। लेकिन दोस्त मेरा चक्कर लड़कियों का नहीं था, मेरा चक्कर गाड़ी का था कि जब तक गाड़ी नहीं आएगी ना तब तक मैं शादी नहीं करूंगा, तब तक मैं शादी के बारे में सोचूंगा नहीं। बहुत सारी लड़कियां दोस्त, किसी के बाप की 100 एकड़ जमीन है, किसी के बाप की सरकारी नौकरी है। लगभग लगभग मेरी शादी होने से पहले मैंने 32 लड़कियों को देखा। किसी ने मेरे को रिजेक्ट किया, किसी को मैंने रिजेक्ट किया, लेकिन मैंने हाँ नहीं बोला दोस्त। क्योंकि दोस्त मैं लोगों को, चलो लोगों को झूठ बोल भी लूं, लेकिन इस बार जो कमिटमेंट था ना वो मैंने खुद लिया था दोस्त। वो खुद मैंने, मुझे खुद एक अंदर से एक पश्चाताप था कि यार कुछ भी हो जाए, अब मेरी जो लाइफ है 2017 के बाद, 24 अक्टूबर 2017 के बाद मैंने कसम खाई कि उसके बाद कभी भी मैं कोई वो काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से मेरी परिवार को प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से मेरी परिवार को मेरी वजह से टेंशन हो। हाँ, 8 महीना जब तक मैंने शादी नहीं करी तब तक उनको टेंशन था, लेकिन दोस्त आज मैं छाती ठोक के इतना कह सकता हूं कि 6/8/2018 को मैंने बलेनो छुड़वाई। आज उस गाड़ी को मैं करीबन 3 साल हो गए। उसके बाद मेरी 2019 में 3 मार्च 2019 में मेरी शादी हुई। आज मुझे एक लड़का है, बड़ा प्यारा सा लड़का है, क्यूट सा लड़का है। और मेरे माँ बाप मेरे वाइफ से भी खुश है। लोगों के घर में झगड़े होते हैं, बीवी की मम्मी के साथ नहीं जमती, मम्मी की बीवी के साथ नहीं जमती, लेकिन दोस्त मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी वाइफ की मेरी मम्मी के साथ भी जमती है, मेरी बहनों के साथ भी जमती है, मेरे पापा के साथ भी जमती है। क्योंकि दोस्त मैं एक हैप्पी फैमिली चाहता था। और आज की डेट में अगर मैं स्टिल बात करूं तो आज भी दोस्त मैं एक मिशन के ऊपर हूं। पिछले 2020 में हमारे घर में एक ट्रेजेडी हुई। मेरे माँ बाप, मतलब हमारे जो खेती का काम था वो उन्होंने छोड़ दिया था, ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया था, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स हुई। मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ, 15 लाख का खर्चा हुआ, लेकिन आई एम वेरी मच हैप्पी कि मेरा भाई जिंदा है, सही सलामत है, वो अपनी नौकरी में जा रहा है। और जब मेरी प्रॉब्लम हुई थी 2017 में, जब मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी, तो मेरे भाई ने अकेले मेहनत करके उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए मुझे, मेरे अपने परिवार को, उसने खुद मेहनत करके सब किया था। पैसों का अरेंजमेंट किया, केस हुआ तो वकील को ढूंढा, मेहनत किया, सब कुछ किया। मेरा उसमें ज्यादा कोई रोल नहीं था बाहर, क्योंकि मैं तो था ही नहीं वहां पे। लेकिन दोस्त 1 साल हो गया, आज मैं पिछले महीने से मैं वर्किंग में फुल टाइम लगा, क्योंकि मुझे अस्पताल में जाना पड़ता था, कभी ऑपरेशन में उसके साथ जाना पड़ता था। दोस्त मेरा भी ड्रीम है कि घर में जो 15 लाख का खर्चा हुआ हो, मैं सारा का सारा ड्यू सब से खत्म करना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप को जो टेंशन है अभी भी पिछले 1 साल में जो हुई है, मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार में बिल्कुल टेंशन ना रहे, और उसके लिए दिन और रात एक करनी पड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब मेरे पास कुछ नहीं था तब काम करके मैं 10 लाख की गाड़ी तक पहुंचा हूं। और आज तो दोस्त मेरे पास नॉलेज है, अपलाइन है, टीम है, मेरी अपलाइन है, ड्यूसॉफ्ट कंपनी है,
और दोस्त मेरे पास 4 व्हीलर है दौड़ने के लिए। जब कुछ नहीं था तो इतना सब कुछ हो चुका है, तो दोस्त ये 15 लाख कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। और मेरा ड्रीम है कि आने वाले 6 महीने में मुझे उस टारगेट को कंप्लीट करना है। मेरा सवाल आपको है, आपके घर में भी प्रॉब्लम होगी, आपके घर में भी तकलीफें होगी, यहां तक तो जो मैंने बताया, मेरा ड्रीम बिल्डिंग कैसे हुआ, मैंने चैलेंज कैसे ली, क्योंकि दोस्त मैंने अपनी घर की प्रॉब्लम नहीं समझा, मैंने मेरी प्रॉब्लम समझी कि ये मेरी प्रॉब्लम है। और आने वाले टाइम में मेरे माँ बाप बुजुर्ग है, मैं नहीं चाहता उनको और टेंशन दूं, और उसके लिए ड्यूसवा में मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, जितने लोगों की भी ना सुननी पड़े। मुझे दया आती है उन लोगों के ऊपर जो 2 लोग मना करते, 3 लोग मना करते हैं और अपने को फोन करते हैं, मम्मी ये तो मना कर रहा है कि ये काम नहीं चलेगा, मम्मी ये तो बोल रहा है कि ड्यू वाइटल का बॉक्स नहीं चलेगा। दोस्त मुझे इन सारी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इन सारी तकलीफों से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास मुझे इतना लेना देना है कि आने वाले 6 महीने के अंदर मेरे घर में पैसों की वजह से तो कोई बिल्कुल टेंशन में नहीं होगा, पैसों की वजह से तो कोई बिल्कुल टेंशन में नहीं होगा। और उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े, जितने लोगों से मिलना पड़े, मैं रेडी हूं। आपका मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं रेडी हूं। और मैं इसलिए भी नहीं बोल रहा हूं, इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्त, ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये यूट्यूब पे मिल जाएगा। इससे पहले 2 महीने 3 महीने से पहले, मतलब 6 महीने से पहले पुराने वीडियोस होंगे, उसमें मैंने फैमिली प्रॉब्लम कभी नहीं बताई होगी दोस्त, क्योंकि साला रोना आता ही नहीं है, रोना ही नहीं है, रोने के लिए पैदा नहीं हुआ मैं रोने के लिए पैदा नहीं हुआ दोस्त। बोला ना मैं साला झुकेगा नहीं। अब तुम अपना देख लो कि तुम क्या करने वाले हो। मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा, फिर हम आने वाला 10-15 मिनट और मैं आपका लेना चाहूंगा कि कमिटमेंट लेवल आपके अंदर कहां से आता है। कि तो जब घर की प्रॉब्लम को आप अपनी प्रॉब्लम समझते हो ना, आने वाले 2 मिनट में मैं जो आपको बताने वाला हूं वो देखने, सोचने और समझने वाली बातें है दोस्त, ठीक है। तो दिल थाम के बैठिए, मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं, कुछ बताने जा रहा हूं, अब मेरे साथ बने रहिए। जस्ट वेट। ये जो मैं बताना जा रहा हूं, ये हर फैमिली में यही होता है। राहुल, ए राहुल, उठ जा बेटा। अरे पापा, आज तो संडे है और अब संडे को इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? बेटा काम का प्रेशर ज्यादा है ना, इसलिए संडे को भी काम करना पड़ेगा। क्या पापा आप भी फालतू जॉब में लगे हुए हो? पता है मेरे सारे दोस्तों के पास लेटेस्ट फोन है, स्टाइलिश कपड़े, स्टाइलिश शूज है, एक क्लास ऑफ लिविंग है। पता है उनके पापा एसी कार से नीचे कदम भी नहीं रखते। आप भी थोड़ा बड़ा सोचो पापा, आप भी कुछ ऐसा करो ना जैसा मेरे फ्रेंड्स के पापा करते हैं। हाँ, नहीं तो सिर्फ जरूरतें ही पूरी हो पाएगी, ख्वाहिशें नहीं। देख बेटा, जितनी मेरी औकात है ना, उतने में मैं तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रहा हूँ, मेहनत करके एक घर चला रहा हूँ और हमारी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ। और जब जरूरतें पूरी हो रही हो तभी तो इंसान ख्वाहिशों की बात करता है ना। फिलहाल ये ले 10,000 रुपए, कल अकाउंट में जमा करवा देना। इस हफ्ते लोन की किस्त कटनी है। और हाँ, पिछली बार की तरह फिजूल खर्ची मत करना, समझा? खाना न रखा है, खा लेना। हाँ, वही दाल रोटी। Very nice. हाय मनिया, व्हाट्सएप। यार घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो गया हूँ, तेरे घर आ जाऊँ? तेरे होम थिएटर पर फिल्म देखते हैं। सॉरी है तू? अरे सुनना, मजा आएगा। चल आज मैं पार्टी देता हूँ। अरे पक्का? हाँ, 20 को भी बुला लेना।
6 लाख का है। हाँ तो तू है भी तो करोड़पति की औलाद। मैं भी बड़ा होकर बिजनेस करूंगा ना, फिर देखना। यार पापा का फोन है, वॉल्यूम डाउन। हेलो पापा, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो पापा? 10th के बोर्ड्स है, मैं फ्रेंड के यहाँ पढ़ने आया था। बोलो क्या काम था? बेटा तूने खाना खा लिया? यार भूख लगेगी तो खा लूंगा ना, भूखा थोड़ी रहूंगा। देख बेटा, अगर तू टाइम से खाना नहीं खाएगा ना तो तू बच्चा थोड़ी ना हूँ, अपना ख्याल रखना आता है। परेशान मत करो यार। अबे यार राहुल, क्या हुआ तेरे पिज्जे का? कब से का ऑर्डर करवाया हुआ, अभी तक नहीं आया? हाँ लगता है आगे बस छोड़। रुक रुक रुक, अभी 25 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट रुक जा, फिर खोलना। फ्री में मिलेगा पिज्जा, मजे लेते हैं इसके। मैं जरा वॉशरूम होकर आया। इतना टाइम लगा दिया तुमने? मैम वो लिफ्ट बंद थी, इसलिए 7 माला चढ़ के आया हूँ। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, ये सब इनके ड्रामे होते हैं। लिफ्ट बंद थी, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते? लेट हो गए थे। सॉरी मैम, इस टाइम पेमेंट दे दीजिए, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल लेट नहीं होगा। क्या सॉरी? यही नाटक होता है इन लोगों का। एक तो पिज्जा लेट लेकर आता है और फिर पिज्जा का पूरा पैसा मांगता है। अरे यार तो करना इसके साथ डील। बंटी चल, मैं तेरे को अपना लेटेस्ट लैपटॉप दिखाती हूँ। चल चल। पापा ये सब क्या? आप तो ऑफिस में जॉब करते थे। हाँ सर। वो क्या है ना, मेरा एक बेटा है राहुल। मुझे उसे एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाना है। उसी के लिए लोन लिया था, उसी को चुकाने के लिए ये काम भी कर रहा हूँ मैं। साहब पिज्जा ले लो और पैसे दे दो। वो क्या है ना, मुझे 2 जगह और डिलीवरी देने जाना है। अगर वहां लेट हुआ तो मुझे समझने के लिए मेरा बेटा नहीं होगा ना। फिलहाल ये ले 10,000 रुपए, कल अकाउंट में जमा करवा देना। इस हफ्ते लोन की किस्त कटनी है। थैंक यू साहब। और उस गरीब को टिप भी दे देना। साहब टिप। आई एम सॉरी पापा। आज मेरे ही कारण आपको ये काम भी करना पड़ रहा है और मेरे ही कारण बेइज्जत भी होना पड़ा। फ्रेंड्स, हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाई करवाने के लिए, हमारी अच्छी एजुकेशन हो जाए उसके लिए, हम आगे बढ़े उसके लिए दोस्त बहुत सारे काम किए होंगे। मजदूरी की होगी, किसी ने रिक्शा चलाई होगी, किसी ने ऑटो चलाई होगी, किसी ने ट्रैक्टर चलाया होगा, किसी ने दूसरे के खेत में जाके मजदूरी करी होगी। और उसी माँ बाप को फ्री करने के लिए, उसी माँ बाप को अच्छी जिंदगी देने के लिए हम 2 लोगों के ताने सुनने के लिए रेडी नहीं है। हम 2 लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए रेडी नहीं है। हम 2 लोगों को जाके घर पे जाके प्लान दिखाने के लिए, विश्वास दिखाने के लिए रेडी नहीं है दोस्त। हम दो लोगों का मजाक सहन करने के लिए रेडी नहीं है।
और हम कंप्लेन करते हैं, सर मेरे से नहीं हो रहा, सर मेरे पास पैसे नहीं है। दोस्त मेरा आप सब लोगों से सवाल है, मैंने तो पर्सनली अपनी लाइफ में देखा है दोस्त कि मेरे माँ बाप ने कई बार मेरे से पैसा मांगा होगा और मैंने क्या होगा, मेरे पास नहीं है, अभी नहीं है, 2 दिन के बाद दूंगा, 3 दिन के बाद दूंगा, 4 दिन के बाद दूंगा। लेकिन दोस्त मैंने ये जरूर देखा है कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मैं कॉलेज में था, जब मैं हॉस्टल में था, और जब मेरे घर पे आके बोला कि कल फीस भरनी है या तो 2 दिन के पास फीस भरनी है, बोले आ जाएगा, तू अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, तू पढ़ाई में, तू बस परीक्षा पे ध्यान दे, पढ़ाई में ध्यान दे। और दोस्त वही माँ बाप को एक फ्री करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जब हमें दिन में 2 मीटिंग करने की आती है, दिन में 3 मीटिंग करने की आती है, तो हम क्या बोलते हैं, सर मुझे आता नहीं है। दोस्त लोगों से उधार मांगना हमारे माँ बाप को भी नहीं आता, लेकिन बच्चों की अच्छी जिंदगी के लिए, बच्चों की अच्छी लाइफ के लिए हमारे माँ बाप बहुत सारी तकलीफें सहन करते हैं। मुझे नहीं पता आप लोग अपने घर में रहते हो कि नहीं रहते, लेकिन मैं मेरे घर में रहता हूँ दोस्त, और आने वाले 6 महीने में मैं नहीं चाहता मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो, स्पेशली पैसों की वजह से। और कम से कम मेरे माँ बाप को इतना तो प्राउड होना चाहिए कि इसको पैदा करके कोई मैंने गलती नहीं करी है। मैं ड्यू सॉफ्ट आज इसलिए कर रहा हूँ दोस्त कि मैं आने वाले 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे उनके खिलाफ जाना पड़े तो आई एम रेडी, लेकिन मैं उनको सुकून वाली जिंदगी देना चाहता हूँ। क्या आप अपने माँ बाप को एक सुकून वाली जिंदगी देना चाहते हो? जब हम ऐसी बातें करते हैं मीटिंग में, सेमिनार में, वेबिनार में, तो 2% के लोग क्या बात करते पता है, कि लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। अरे भाई, लोगों की जिंदगी में किसी को जिम्मेदार बनाना, सपने पूरे करवाना और अपने पैरों पे खड़े करवाने को अगर तुम ब्रेन वॉश समझते हो तो हाँ भाई, ये है ब्रेन वॉश। हम करते हैं लोगों का दिमाग का ब्रेन वॉश, और हमें खुशी है कि हम करते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन टुच्चे से लोगों की बातें सुन के। मैं कभी भी अपने दिमाग में ऐरा गहरे नतू गहरे की बात नहीं डालता। मुझे बस इतना फर्क पड़ता है कि आने वाले टाइम में मेरे माँ बाप, मेरा परिवार खुश होना चाहिए, और वो उसके लिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है दोस्त। मैं फटाफट सीखने के लिए रेडी हूँ, मैं फटाफट आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ। एक चीज दिखाना चाहूंगा दोस्त, आपको थोड़ा और मजा आएगा इसको देखने में, सीखने में, कि हमारे फैमिली वाले, हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या क्या करते हैं। डेफिनेटली वीडियो के माध्यम से है, लेकिन आपको जरूर मजा आएगा दोस्त, आपको जरूर मजा आएगा इसको देख के। इसको जस्ट वेट दोस्त, आपके घर में भी प्रॉब्लम है, आपके घर में भी तकलीफें हैं, अब उसको कैसे दूर करना, किस प्रकार के दूर करना आपको मालूम है। उसके लिए अपलाइन हमें ट्रेनिंग देती है, सिखाती है, सब कुछ करवाती है। लेकिन ये बिजनेस है अपने आप से बात करने का, ये बिजनेस है अपने आप से सवाल करने का, ये बिजनेस है हमें खुद से बात करने का। अगर आप खुद से बात नहीं कर पाओगे ना, तो आप दुनिया से कभी बात नहीं कर पाओगे दोस्त। आगे बढ़ना चाहते तो खुद से बात करना स्टार्ट करो। मैं एक और वीडियो दिखाना चाहूंगा, फिर मैं टॉपिक पे आऊंगा, और उसके बाद इस मीटिंग को हम वाइंड अप करेंगे आने वाले 10 मिनट में। 10, ठीक है। एक और वीडियो दोस्त, मेरा सवाल है, ये जो क्लिप देखी ना आपने, उस लड़की की उम्र 6 साल है। इस जो एक्टिंग किया इस लड़की ने, उसकी उम्र सिर्फ 6 साल है। अगर एक लड़की 6 साल की उम्र अपने माँ बाप की प्रॉब्लम को देख सकती है, समझ सकती है, महसूस कर सकती है, और अपने खिलौने लेने की जिद को टाल देती है, तो दोस्त हम तो 20 साल के, 22 साल के, 30 साल के, 35 साल के, मतलब कि बड़े बड़े होते होते क्या हम अपनी याददाश्त को खो देते हैं। हेलो, जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हम ज्यादा ही प्रैक्टिकल सोचने। कुछ लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल सोचना चाहिए, दोस्त कुछ नहीं प्रैक्टिकल होता। अगर आपके घर में प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अगर आपका खून नहीं खोलेगा तो किसी बाहर वाले का खोलेगा। अभी 26 जनवरी आएगा कुछ दिन के बाद, आज 20 तारीख है, 6 दिन के बाद 26 जनवरी, उस दिन सब लोग झंडा लगाएंगे, सबको विश करेंगे। आज सबको मतलब देशभक्ति के गीत गाएंगे,
शहीदों के फोटोज लगाएंगे, भारत माता की जय, आजादी अमर रहो, और बड़ी स्कूल कॉलेज में और हर जगह पे बड़ी बड़ी स्पीच होगी। क्या स्पीच होगी? आज भी जिसका खून नहीं खोला वो खून नहीं, वो पानी है, और देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। अरे साले, जिस बंदे का खून अपनी घर की गरीबी को देखकर, जिस बंदे का खून अपनी घर की प्रॉब्लम को देखकर, जिस बंदे का खून जिस बंदे का खून अपनी घर की, अपने माँ बाप की तकलीफों को देख के खोलता नहीं है, उस बंदे का खून देश के लिए क्या खाक खोलेगा? हेलो, उस बंदे का खून देश के लिए खोलेगा? कभी नहीं खोलेगा। समझे बात को? जिस बंदे का खून अपने परिवार के लिए ना खोले, वो किसी और के लिए कैसे खोलेगा? और दोस्त मैं बता दूं, कई बार आती है कि सर आप वेबिनार में आओ, वीडियो स्टार्ट करो, तो उनको ऐसा लग रहा कि ये मेरा फायदा उठा रहे हैं। कई बार हम जब अपलाइन कहते हैं कि भाई सेमिनार होने जा रहा है, सेमिनार होने जा रहा है, अब सेमिनार के पास ले लो और अपनी टीम को भी सेमिनार में ले आओ, तो उनको लगता है कि ये लोग सेमिनार से भी कमाते होंगे। दोस्त याद रखना, कोयला तब तक गर्म रहता है जब तक वो भट्टी में रहता है। जब वो कोयला भट्टी से बाहर निकलता है, खेल खलास, फिर वो सिर्फ और सिर्फ दीवारों पे गंदी गंदी गालियां लिखने में काम में आता कोयला। उसी प्रकार से दोस्त, जब तक आप सेमिनार में रहोगे, मीटिंग्स में रहोगे, अपलाइन के टच में रहोगे, बुक रीडिंग करोगे, वीडियो को देखोगे, 15 गोल्डन रूल्स का पालन करोगे, इसको पार्ट टाइम या फुल टाइम इस काम को करना स्टार्ट करोगे, सिस्टमेटिक करना चालू करोगे, अपने आप को सिखाने के लिए लर्निंग प्रोसेस में डालोगे, तब तब आप गर्म रहोगे और आपकी वजह से किसी और को गर्मी मिलेगी, आपको भी इनकम आएगी, किसी और को भी इनकम आएगी। और मैं तो उनको भी कहना चाहूंगा कि जो लोग अपनी टीम में लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं, तो दोस्त ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि उनको समझाए सेमिनार में आने का फायदा क्या है, वीडियो देखने का फायदा क्या है, मीटिंग अटेंड करवाने का फायदा क्या है। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं ना करूं लेकिन मेरी टीम करे, कभी नहीं होगा। आप करोगे वही आपकी टीम करेगी। दोस्त मेरे अंदर जोश नहीं होगा, मेरे अंदर जुनून नहीं होगा, मैं मीटिंग नहीं करूंगा, मेरे टीम में कोई मीटिंग नहीं करेगा। मुझे ऑनलाइन मीटिंग करनी नहीं आती, मेरी टीम में किसी की मीटिंग नहीं होगी। मेरा जब ऑनलाइन वेबिनार का टाइम है, मुझे पता है कि आज मेरा प्लान है, और हम क्या कहते हैं, सर नेटवर्क नहीं आ रहा है, तू ऐसा लग तेरी जिंदगी पे, तुझे पता है कि आज तेरा ट्रेनिंग है, तू ऐसी जगह ढूंढ के क्यों नहीं बैठते हो जहां पे नेटवर्क कनेक्शन रेडी हो। दोस्त मेरा कभी भी नेटवर्क का इश्यू नहीं होता, क्योंकि मैं कभी भी किसी को कंप्लेंट का मौका नहीं देता। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मजाक करी, लेकिन इस बिजनेस को मैंने सीरियसली लिया है, और मैं लोगों की जिंदगी को मजाक में नहीं, मैं लोगों की जिंदगी को मजाक नहीं समझता। मैं मीटिंग पहले पता कर लेता हूँ आज मेरा नेटवर्क आएगा कि नहीं आएगा। टेक्निकल इश्यू होती है ओके, लेकिन एक कमिटमेंट होता है कि मेरी मीटिंग होगी तो बढ़िया ही होगी। फिर ये जिम्मेदारी मेरी है दोस्त, ये जिम्मेदारी मेरी है। उसके लिए स्पेशली कुछ लोग बोले सर मेरा घर ही ऐसी जगह पे है जहाँ पे टावर ही नहीं आता। भाई मेरा घर भी ऐसी जगह पे है जहाँ पे टावर नहीं आता। मैंने मीटिंग करने के लिए अलग से ऑफिस लिया हुआ है, या तो मैं गाड़ी लेके वहां पे बैठ जाता हूँ, या तो मैं किसी दूसरे के घर पे चला जाता हूँ, लेकिन मैं मीटिंग बढ़िया तरीके से करता हूँ। ये मेरा कमिटमेंट है इस बिजनेस को लेकर। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो उनका कभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, उनको कोई मोबाइल में दिक्कत आ जाती है, इनका कभी प्रॉब्लम आ जाती है। दोस्त ये सीरियसली सोचने वाली बात है। जब आप 300 रुपये का ढंग का आप रिचार्ज नहीं करवा लेते और अच्छा सा इंटरनेट डेटा पैक नहीं चलाओगे, तो आपकी टीम बढ़िया चलेगी, आपकी टीम बढ़िया बनेगी। सीरियसली सोचने वाली बात है कि आप बिजनेस कर रहे हो या मजाक कर रहे हो। दोनों तो होगा नहीं, या तो आप बहाने बनाओ या तो आप पैसे बनाओ। अगर आप पैसे बना रहे हो तो आपके पास कोई बहाना नहीं होगा, और आप बहाने बना रहे हो तो आपके पास पैसा नहीं आता होगा।
जैसा शुरू शुरू में मेरे पास हो रहा था। मैं यहाँ पे आपको कोई बड़ी बड़ी और बड़ी बड़ी बातें नहीं बता रहा, मैं वही बातें बताने वाला जो मैं सीखा हूं, मैंने देखा है। आप रेयर केस में कभी कभी हो जाता है टेक्निकल इश्यू, कभी होता है, लेकिन हर बार टेक्निकल इश्यू नहीं होता ना दोस्त। अगर आपकी अपलाइन ने आपका नाम लिस्ट में डाला है प्लान के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, तो दोस्त ये आपका कमिटमेंट है। पहली बात तो आपकी खुशनसीबी है कि आपका नाम उस लिस्ट में है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम प्लान करके उपकार कर रहे हैं, लेकिन दोस्त उपकार नहीं कर रहे हो। अपलाइन को आपकी जगह पे दूसरा भी बंदा मिल जाएगा, तेरा क्या होगा कालिया? अगर अपलाइन ने आपकी जगह पे दूसरा ढूंढ लिया तो तेरा क्या होगा कालिया? अपलाइन ढूंढ सकती है दोस्त, हम नए माँ बाप नहीं ला सकते, लेकिन माँ बाप दूसरा बच्चा जरूर पैदा कर सकते हैं। माँ बाप के पास ये कैपेसिटी है कि पति पत्नी मिलकर दूसरा बच्चा पैदा कर सकते हैं, लेकिन दो बच्चे मिलकर कोई बाप को पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि बाप और अपलाइन नसीब से मिलते हैं दोस्त। तो आप किसी की डाउनलाइन है, बी केयरफुल, और आप किसी की अपलाइन है, बी केयरफुल। जिम्मेदारी तो दोनों के हिस्से में आती है। और दोस्त मैं एक अच्छी अपलाइन बनना चाहता हूं, इसलिए मैं जब तक मैं सिस्टम फॉलो नहीं करूंगा, मेरी टीम में कोई सिस्टम फॉलो नहीं करेगा। जब तक मैं बहाने मारूंगा, मेरी टीम में सब बहाने मारेंगे। जो आप करवाना चाहते हो अपनी टीम में, वो आप करवाना चालू करो। आप चाहते हो कि आपकी टीम में बहाने मारे, तो आप बहाने मारना चालू करो। अगर आप बहाने मार रहे हो, आपकी टीम में सभी लोग बहाने मारेंगे। आप जिम्मेदारी नहीं लेते सेमिनार की, वेबिनार की, प्लान की, फॉलोअप की, ट्रेनिंग की, आपकी टीम में कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। आप जो करोगे लोग वही करेंगे, आप जो करोगे लोग वही करेंगे, आप जो बोलोगे वो नहीं करेंगे। देखना चाहते हो एक एग्जांपल? फिर मीटिंग को मैं वाइंड अप करता हूं, देखना चाहोगे? फिर हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट वाला है, दिखा देना चाहिए ताकि आपको थोड़ा मजा है। ये लास्ट वाला ही है, और फिर हम वाइंड अप करते हैं। अगर अभी भी आप सो रहे हो तो प्लीज एक जगह पे बैठ के इसको अटेंड करिए, ताकि आपको ये पता चले। जस्ट वेट। तो दोस्त आपने ड्रीम लिस्ट बनाया होगा, आपने टारगेट लिस्ट बनाया होगा, मुझे इतने इतने प्लान करने हैं, इतने इतने मीटिंग्स करने हैं, इतने इतने लोगों से मिलना, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं चल रहा आपका काम। तो मुझे अभी ज्यादा उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि आपका क्यों नहीं चल रहा है। आपका इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने, हो सकता है, देखो जब मैं कभी कभी कोई वीडियो दिखाता हूँ ना, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है या तो मैंने देखा हुआ है तो फायदा क्यों नहीं हो रहा दोस्त? फायदा क्यों नहीं हो रहा? फायदा होना चाहिए। जस्ट वेट, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। দুদিন চলে পর্যন্ত তাই না? উদা কোটানো, উদা কোটানো। আবার এটা kami paano ito? Lapag ito. Ulang mana bang? Lah, terus.
यता हेर्नुहोस् तलै बुझ्नु पऱ्यो होइन उता गर्नुहोस् नयाँ थपिदिनु किन हेर्नु उता एकदम घाँटी घुमेर ठिक छ ल बोलाउन न ल हेर्नु टाउको हाल्ने चाहिँ विचार गर्नु है हेर्नु हल्लै उता फर्किनु तपाईँ उता फर्किनु तपाईँ उता फर्किनु मलाई देखाउनु पऱ्यो नि त उता यता हेर्नु पाएँ उता ल उता फर्किनु यो त झन् अब उता ल कसले गल्ती गर्यो के मेसेज दियो भिडियोमा हेर्नुलाई सोचेर चाहिँ हेर्नु तर मेसेज चाहिँ के पुगेछ अन्तमा भनेर हेर्नु ल अन्तमा मेसेज के पुग्यो देखाउनुहोस् त दोस्त कुछ लोग बोलते हैं सर रेगुलर पैसा नहीं बनता, रेगुलर इनकम नहीं होती। दोस्त मेरा सवाल ये है कि आपको जो सिखाया जा रहा है उसको सही ढंग से सीख कर क्या आप सामने दे पा रहे हैं? हेलो, क्या आप सामने दे पा रहे हैं? दोस्त इस बिजनेस में 3 प्रकार के लोग आते हैं। एक होता है कंडक्टर, एक होता है पैसेंजर और तीसरा होता है ड्राइवर। कंडक्टर का काम है टिकट काटना, पैसेंजर का काम है बैठना और ड्राइवर का काम है मंजिल तक लेके जाना। और हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी जब भी हमने सेशन करना चालू किया सर ने और मैंने, तो बात हो रही थी मंजिल की, रास्ते के ऊपर आपके पास मंजिल होनी चाहिए, आपके पास मंजिल होनी चाहिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता होना चाहिए, रास्ते के ऊपर चलने के लिए गाड़ी होना चाहिए और गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर होना चाहिए। हेलो, तो दोस्त आपको डिसाइड करना है कि आप इस बिजनेस में पैसेंजर का काम क्या पता है, थोड़ा चलेगा, जब टाइम आएगा उतर जाएगा, उतर जाएगा। कंडक्टर का काम क्या है, टिकट काटना, टिकट काटने का मतलब ड्यू में क्या मतलब है पता है, सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराने का, फिर भूल जाओ, वो आगे बढ़े चाहे ना बढ़े। लेकिन एक बंदा होता है दोस्त, वो होता है ड्राइवर, वो गाड़ी को लेके जाता है। तो मैं इस बिजनेस में डायरेक्ट ड्राइवर बनकर आया हूं। अगर आप ड्राइवर बन के आए हो, बराबर है, तो आप आगे तक जाओगे। आप अगर ट्रेन में इंजन बनकर आए हो तो आगे तक जाओगे। अगर डिब्बा बन के आए हो तो किसी न किसी के पीछे जाएगा, लेकिन अगर इंजन हो तो धुआं भी आपका निकलेगा। बाकी तो दोस्त बताने के लिए बहुत कुछ है, आज ऑलरेडी थोड़ा टाइम 10-15 मिनट ज्यादा हो चुका है। दोस्त अपनी लाइफ में पता करिए प्रॉब्लम क्या है, पता करिए तकलीफें क्या है, उसको दूर करने के लिए क्या करना है पता करिए। आपको भी पता चल जाएगा करना क्या और करना क्या नहीं है। सबको मालूम होता है दोस्त, सबको मालूम है, सब मीटिंग अटेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं। यूट्यूब पे ये वीडियो भी यूट्यूब पे चला जाएगा, और भी डाले हुए हैं। दोस्त आपके टीम में काम करने का राइट सिस्टम क्या है, अपलाइन को पूछिए, अपलाइन से क्या है, जो भी आपको सिखाता है, जो भी आपका अपलाइन है, रॉयल्टी ऑर्डर, कम से कम रॉयल्टी होल्डर एंड अबव जो लीडर है वो आपको सही सिस्टम सिखा पाएगा।
तो आपकी अपलाइन में जो भी रॉयल्टी होल्डर है, जो भी लीडर्स है, उनसे डायरेक्ट कनेक्ट करिए, रिलेशन बनाओ दोस्त, सीखिए, मीटिंग अटेंड करिए, सेमिनार में आइए, वेबिनार में आइए, बुक रीडिंग करिए, कौन सी बुक पढ़नी है अपलाइन से पूछिए, काउंसलिंग करिए, अपना अपनी प्रॉब्लम को पता करिए दोस्त, क्योंकि आपके पास मंजिल भी है, आपके पास रास्ता भी है, आपके पास गाड़ी भी है, गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर भी है, लेकिन प्लग नहीं है जो गर्मी पैदा करता है। आपको लाइफ में तकलीफों से गुस्सा नहीं आ रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है तो गुस्सा नहीं आ रहा है, तो फिर हो गया दोस्त आपका कल्याण। कोई मेरा मजाक उड़ाता है दोस्त, मेरे बिजनेस के बारे में कुछ बोलता तो मुझे मन करता है कि साला इसको मैं साबित करके दिखाऊंगा। मैं उससे झगड़ा नहीं करता, मैं इसको मुंह पे कुछ नहीं बोलता, लेकिन दोस्त मैं सीखता हूँ, मैं अपने आप को मजबूत करता हूँ। और दोस्त स्टार्ट जहां से किया था वही बोलूंगा दोस्त, कि मैं साला झुकेगा नहीं। अगर आप में भी दम है तो दोस्त कसम खाओ कि जब तक जो सपने देखे वो पूरे नहीं होंगे तब तक नीचे बैठेंगे नहीं। बाकी जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है। वो कुछ लोग बोलेंगे सर बहुत अच्छा बोलते हो, कुछ लोग बोले सर जोरदार मीटिंग था। कोई तारीफ करे कोई गाली बोले, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। जब तक ड्यूसवा में जो लास्ट लिमिट है वो टारगेट अचीव नहीं होता और मेरे जैसे 100 लोग तैयार नहीं करूंगा मैं, तब तक मैं नीचे बैठने वाला नहीं। आपका टारगेट क्या है आप देख लो दोस्त। मैं तो वीडियो में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं भूल भी जाऊं ना लोग मुझे याद करवाए। बाकी दोस्त जिंदगी, हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी नहीं भी लगेगी। मैंने जो भी बोला दोस्त दिल से बोला है। अच्छी बातें लगे डेफिनेटली दिल में उतारना, बुरी लगे तो कचरा पेटी में डाल देना। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मुझे ऐसा बनाने के लिए, मुझे ऐसा तैयार करने के लिए, प्रॉब्लम्स का, लोगों का जिन्होंने मुझे ताने दिए, भगवान का कि जिन्होंने मुझे ऐसी सोच दी, अपलाइन का, सीनियर का, संजय धीमान सर का, अंजू मैम का, जिनके प्यार की वजह से, जिनके आशीर्वाद की वजह से आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द दोस्त, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेवल पे। इवन मेरे से जो बनता मैं यूट्यूब पे डालता हूँ क्योंकि जमाना बदल चुका है। मैं ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग की वजह से मेरी बिजनेस, मेरी लाइफ में व्यूज़ की वजह से मेरी लाइफ में जो परिवर्तन आया है, मैं जितना भी हो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ और मैं अपने जैसा लोग तैयार करना चाहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी लोगों का, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स। ड्रीम लिस्ट बनाइए, अपनी वजह को पकड़िए और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करिए, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी दोस्त। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट लेवल पे नए सेशन में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ग्रेट, वंडरफुल सर, मजा आ गया सर, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।